हेलो स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर की आज की इस क्लास में हम राजनीतिक शास्त्र के आधुनिक दृष्टिकोण की विशेषताओं का हम अध्ययन करेंगे। पूर्व में मैंने आपको जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको परंपरागत दृष्टिकोण की विशेषताओं के बारे में बताया था या उसके लक्षणों के बारे में बताया था। और मैंने बताया था कि परंपरागत दृष्टिकोण जो है वो संकुचित है अपने आप में, उसका परंपरावादियों का जो क्षेत्र है वो अपने आप में सीमित है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर आधुनिक दृष्टिकोण की विशेषताएं। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात मैं आधुनिक दृष्टिकोण के बारे में करना चाहूंगा कि आधुनिक दृष्टिकोण जो है वो किन किन चीजों का राजनीति शास्त्र में अध्ययन करना चाहता है। उससे भी पहले केपलर और लासवेल की एक परिभाषा है जिसमें इस प्रकार से कहा गया है, एक आनुभविक खोज के रूप में राजनीति विज्ञान शक्ति के निर्धारण और सहभागिता का अध्ययन करता है। राजनीति विज्ञान क्या करता है? शक्ति के निर्धारण और सहभागिता का अध्ययन करता है। यानी केपलर और लासवेल जो है वो क्या मानते हैं? राजनीति शास्त्र को शक्ति का अध्ययन मानते हैं और शक्ति को राजनीति शास्त्र का क्षेत्र मानता है या उसकी विषय वस्तु मानते हैं। अब देखिए आगे जो विचारक हैं उन्होंने जो राजनीति शास्त्र का जो क्षेत्र बताया है आधुनिक दृष्टिकोण के संदर्भ में कौन कौन सी बातें उन्होंने कही हैं। जैसे मानवीय क्रियाओं का अध्ययन, जैसे मैंने पूर्व में जो लेक्चर दिया था उसमें मैंने आपसे कहा था कि हर वो चीज जो मानव के राजनीतिक व्यवहार के साथ में जुड़ी हुई है उन सबका अध्ययन राजनीति शास्त्र में किया जाएगा। इसलिए राजनीति शास्त्र का क्षेत्र जो है वो बहुत व्यापक हो जाता है। मानवीय क्रियाओं का अध्ययन, शक्ति का अध्ययन, जैसे केपलर और लासवेल क्या कह रहे थे, शक्ति के निर्धारण और सहभागिता का अध्ययन करता है। फिर उसके बाद राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन, जो राजनीतिक व्यवस्था जिस राजनीतिक व्यवस्था में हम जी रहे हैं उस राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन राजनीतिक शास्त्र के क्षेत्र में किया जाना चाहिए। आमंड पावेल ने इस संबंध में राजनीतिक व्यवस्था का संरचनात्मक प्रकार्यात्मक मॉडल दिया, तो डेविड ईस्टन ने आगत निर्गत सिद्धांत जो था वो दिया था। तो इनका अध्ययन भी राजनीतिक शास्त्र के क्षेत्र में किया जाना चाहिए। इसके अलावा निर्णय प्रक्रिया के अध्ययन की बात जो है वो इसके अध्ययन में शामिल की जानी चाहिए। तो ये जो 3-4 चीजें बताई, जैसे मैंने कहा मानवीय क्रियाओं का अध्ययन, शक्ति का अध्ययन, राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन और सबसे आखिर में निर्णय निर्माण प्रक्रिया का अध्ययन, इसमें वो सारी चीजें आ जाती हैं जो राज्य से भी संबंधित है, सरकार से संबंधित है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के साथ में संबंधित है। सरकार जो कानून बनाती है, सरकार जो नीतियां बनाती है, सरकार जो योजनाएं बनाती है, जनता जो मांगे रखती है उन मांगों में से कौन सी मांगे पूरी होती है, वो सारी चीजें राजनीतिक शास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल होती हैं। इसके अलावा इतना ही नहीं, अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण की भी बात आती है आधुनिक दृष्टिकोण के संबंध में, जिसमें कहा जाता है कि एक विषय जो है वो दूसरे विषय के साथ में क्या करता है? सहयोग करता है, अध्ययन सामग्री उसको उपलब्ध करवाता है और मानवीय जीवन का एक पक्ष जो है वो दूसरे पक्ष के साथ में कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है। जैसे राजनीतिक पक्ष आर्थिक पक्ष और सामाजिक पक्ष और धार्मिक पक्ष के साथ में निश्चित रूप से जुड़ा हुआ है। और इतिहास हो, चाहे समाजशास्त्र हो, चाहे नीति शास्त्र हो, वो राजनीति शास्त्र की अध्ययन सामग्री का निर्धारण करने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। समाजशास्त्र चूंकि समाज के अध्ययन से जुड़ी हुई बात करता है, लेकिन उस समाज का अध्ययन जो है वो राज्य के भीतर ही हम करते हैं, या जिस परिवार की हम बात करते हैं उस परिवार के योग से समाज को बताया गया और अनेक समाजों के योग से राज्य को बताया गया, राज्य को विकासशील बताया गया, विकासवादी सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का हमने पढ़ा है। तो सारी चीजें किसके साथ में जुड़ी हुई है? राजनीतिक शास्त्र के साथ में जुड़ी हुई है। इसलिए उन सारी चीजों का अध्ययन हमें आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में किया जाना चाहिए। तो मानवीय क्रियाओं का अध्ययन, शक्ति का अध्ययन, नीति निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन और राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन और इसके अलावा अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का अध्ययन भी राजनीतिक शास्त्र के विषय क्षेत्र में शामिल होना चाहिए। तो अब हम यहाँ बात करते हैं आधुनिक दृष्टिकोण की विशेषताओं के बारे में। पहली विशेषता है अध्ययन मुक्तता, दूसरी विशेषता है इसका वैज्ञानिक पक्ष, तीसरी विशेषता है मूल्य विहीनता, चौथी विशेषता है यथार्थवादी व्यवहार परक अध्ययन और फिर अगली विशेषता है शोध और सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध होता है। अंतः अनुशासनात्मक पक्ष, यह भी एक विशेषता है। अनुशासन की स्वायत्तता या स्वायत्त अनुशासन के रूप में राजनीतिक शास्त्र का विकास करने की इच्छा राजनीतिक शास्त्रियों की, उसका अध्ययन भी या उसकी विशेषताओं का अध्ययन भी किसमें होता है? राजनीतिक शास्त्र में होता है। व्यापक समस्याओं का मूल्यांकन, मतलब जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो आर्थिक समस्याएं हो, सामाजिक समस्याएं हो, उनका समाधान करना और उनको
उनका अध्ययन करना, ये समस्याएं क्यों उत्पन्न हुई, यानी उनके कारण क्या थे, उनके समाधान क्या हो सकते हैं और कितने लोग इन समस्याओं से प्रभावित हो रही हैं, इन सब का अध्ययन राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार होना चाहिए। तो संक्षेप में हम पढ़ लेते हैं। अध्ययन मुक्तता का मतलब है कि जब मैंने आपसे कहा कि मानव के राजनीतिक व्यवहार से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं उन सब का अध्ययन राजनीति शास्त्र में किया जाना चाहिए, तो इसका मतलब है इसका जो क्षेत्र है वो अपने आप ही व्यापक हो जाता है। जब मानवीय क्रियाओं के अध्ययन की बात करते हैं तो अगर उसको हम राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में शामिल करेंगे तो अपने आप ही राजनीति शास्त्र का क्षेत्र क्या हो जाएगा, व्यापक हो जाएगा, और अध्ययन क्या हो जाएगा, खुला हुआ होगा, मतलब किसी एक सीमा में बंधा हुआ नहीं होगा। विश्व जगत में जितनी भी चीजें दिखाई देती हैं उन सब का अध्ययन हम राजनीति शास्त्र में कर सकते हैं या हमें करना चाहिए, क्योंकि उनका संबंध कहीं ना कहीं मानवीय क्रियाओं से, शक्ति से है। वैज्ञानिकता, जैसे परंपरावादियों की अध्ययन पत्तियां मैंने आपको बताई, ऐतिहासिक, दार्शनिक, लेकिन यहाँ जो अध्ययन पत्तियां होती हैं, सर्वेक्षण पत्ती, पर्यवेक्षण पत्ती, गणितीय पत्ती, ज्यामितीय पत्ती, इस तरह की जो अध्ययन पत्तियां हैं वो समस्या अध्ययन पत्ती, विश्लेषण पत्ती, ये सारी इस विषय को क्या बना देती है, वैज्ञानिक बना देती है। तो आधुनिक दृष्टिकोण के जो प्रतिपादक हैं वो वैज्ञानिक अध्ययन पत्ती की बात करते हैं और ये इसकी एक प्रमुख विशेषता है। मूल्यहीनता, जैसे परंपरावादी क्या करते हैं, राजनीतिक मूल्यों की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण से जुड़े हुए विद्वान जो है वो मूल्य विहीनता की बात करते हैं और वो कहते हैं कि राजनीति शास्त्र को अगर विज्ञान बनाना है तो उसे मूल्यों से मुक्त कर देना चाहिए। फिर उसके बाद यथार्थवादी व्यवहारपरक अध्ययन, अनुभवजन्य अध्ययन, यथार्थवादी व्यवहारपरक अध्ययन और अनुभवजन्य अध्ययन, इन तीनों चीजों के बीच में कहीं ना कहीं जुड़ाव है आपस में। यथार्थवादी, व्यवहारपरक और अनुभववादी अध्ययन, मतलब राजनीति शास्त्री जो है वो कल्पनाओं की बात नहीं करेगा, कोई कल्पना की बात नहीं करेगा, कल्पना जगत में नहीं खोएगा। वो अगर कोई बात कहेगा तो उसके पीछे कोई ना कोई तर्क देगा, कोई ना कोई कारण बताएगा, लॉजिक बताएगा, तथ्यों की बात करेगा और तभी जाकर उस चीज को राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में शामिल करने की बात करेगा या उसको अध्ययन सामग्री बनाए जाने की बात करेगा। तो जो भी अध्ययन सामग्री होगी वो यथार्थवादी होगी, व्यवहारपरक होगी और अनुभव के आधार पर, विद्वानों के अनुभव के आधार पर इस विषय में शामिल की जाएगी। तो यथार्थवादी, व्यवहारपरक और अनुभववादी अध्ययन ये आधुनिक दृष्टिकोण की एक प्रमुख विशेषता है। शोध और सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध, राजनीतिक शास्त्र में जब हम किसी समस्या को लेकर हम शोध का काम शुरू करते हैं और शोध करने के बाद ही हम क्या करते हैं, किसी सिद्धांत का निर्माण करते हैं या किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, फिर उसके बाद किसी सिद्धांत का निर्माण करते हैं। हम समस्या जो भी हमारे सामने आती है पहले उसका हम अध्ययन करते हैं, उसके बारे में विचार करते हैं, फिर उसके बाद उस विषय के ऊपर कार्य करना शुरू करते हैं, फिर उसके बाद में कारण और परिणाम और किस तरह से इन समस्याओं का समाधान हो, उसके बाद हम एक सिद्धांत का निर्माण करते हैं। तो कहीं ना कहीं शोध और सिद्धांत में राजनीति शास्त्री जो आधुनिक पक्ष रखते हैं उनके अनुसार शोध और सिद्धांत में क्या होता है, घनिष्ठ संबंध होता है। फिर अंत अनुशासनात्मक पक्ष, यानी जैसे मैंने कहा कि केवल हम ये कहें कि राजनीतिक पक्ष का हम अलग अध्ययन कर लें, जैसे परिभाषाओं में भी हमने देखा कि राजनीतिक विज्ञान में मानव जीवन के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन करने की बात की गई है, लेकिन राजनीतिक पक्ष आर्थिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, धार्मिक पक्ष से अछूता नहीं है, बल्कि मानव जीवन के सभी पक्षों के साथ में राजनीति शास्त्र का संबंध है या राजनीतिक पक्ष का मानव जीवन के अन्य पक्षों के साथ में संबंध है। तो एक विषय दूसरे विषय को अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाता है, उसके अध्ययन में सहायक बनता है और उसकी मदद भी करता है और उसके ऊपर निर्भर भी करता है। जैसे विदेश नीति भूगोल के ऊपर निर्भर करती है, अर्थशास्त्र जो है वो सरकार की आर्थिक नीति को निर्धारित करने में मदद करता है। बजट का अध्ययन हम अर्थशास्त्र में करते हैं, लेकिन बजट को बनाने वाली कौन होती है, सरकार होती है, जो जनता के कल्याण से संबंधित होता है। तो ऐसे सारे विषय एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। तो अंत अनुशासनात्मक पक्ष ये भी एक विशेषता है आधुनिक दृष्टिकोण की। फिर स्वायत्त अनुशासन के रूप में विषय का विकास, मतलब आधुनिक राजनीति शास्त्री क्या करना चाहते थे, इस विषय को स्वायत्त अनुशासन के रूप में विकसित करना चाहते थे और आज तक वो इस प्रयास में लगे हुए, लेकिन उनकी ये कोशिश जो है वो कामयाब नहीं हो पाई है। स्वायत्त अनुशासन के रूप में विषय को विकसित करने की इच्छा जो है वो आधुनिक दृष्टिकोण के जो विद्वान हैं उनके मन में बराबर बनी हुई है। तो ये भी एक विशेषता है आधुनिक दृष्टिकोण की। व्यापक समस्याओं का मूल्यांकन, जो भी सामाजिक समस्याएं हैं, जो भी आर्थिक समस्याएं हैं, वो किसके सामने रखी जाएंगी, सरकार के सामने रखी जाएंगी। कौन रखेगी, जनता रखेगी। सरकार क्या करेगी, उन समस्याओं को समझेगी, सुनेगी और उसके बाद में निष्कर्ष निकालेगी और उनके समाधान प्रस्तुत करेगी। तो ये भी एक विशेषता है कि आधुनिक दृष्टिकोण का समर्थन करने वाले विद्वान जो हैं
वो राजनीतिक शास्त्र के विषय क्षेत्र में समस्याओं के, विभिन्न प्रकार की समस्याओं के अध्ययन की बात करते हैं, उनके समाधान की बात करते हैं। तो आज हमने क्या देखा, आधुनिक दृष्टिकोण की विशेषताओं के बारे में हमने अध्ययन किया और ये बताया मैंने आपको कि आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक शास्त्र का विषय क्षेत्र क्या होना चाहिए और इसकी विशेषताएं या इसके लक्षण जो है वो क्या है।